subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग नीट का एक वीडियो अपलोड कर दिए जिसमें 1 से लेके 10 क्वेश्चन थे। अभी यहाँ पर हम लोग 11वां क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो 11वां क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। दो बरखाए हुए कुर्रवी मौसिल जिनके निस्फ़ क़ुतर R1 और R2 है, एक तार के ज़रिए जुड़े हैं, तब इन कुर्रों की सतही बरक़ी बार कसाफ़त का तनासुब होगा। हमको मालूम करना है बरक़ी बार की कसाफ़त का तनासुब सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 मसावी है क्या। मगर उससे पहले आप समझिए ये कि सवाल में हो रहा क्या। यहाँ पर भी एक कुर्रा है, यहाँ पर भी एक कुर्रा है, इसका निस्फ़ क़ुतर R1 है, इसका निस्फ़ क़ुतर R2 है। इन दोनों को बरखाया गया है, मतलब इन दोनों को एक वायर के साथ कनेक्ट किया गया है। ठीक है, जब आप दो अजसाम को एक तार के साथ कनेक्ट करोगे तो इसके अंदर जो भी तफावत ख़ुवा रहती है, इसके अंदर जो भी तफावत ख़ुवा रहती है वो मसावी रहती। मतलब यहाँ की तफावत ख़ुवा मसावी होनी चाहिए यहाँ की तफावत ख़ुवा के। और अगर आपको मालूम है तफावत ख़ुवा का ज़ाब्ता तो वो रहता बच्चों KQ1/R1। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा KQ2/R2। यहाँ पर हम 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पहले कुर्रे की बात करें। यहाँ 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दूसरे कुर्रे की बात करें, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, और हम लोग अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे इसके बारे में, तफावत ख़ुवा के बारे में, तो आपको ये ज़ाब्ता भी बड़े अच्छे से याद होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ज़ाब्ता है ये। तो बहरहाल हम लोग पहले क्यू निकालेंगे। क्यू कैसे निकालेंगे, सिग्मा के फॉर्म में। अगर आपको मालूम है तो बरक़ी बार की कसाफ़त मसावी होती है चार्ज बटे रकबे के। देखिए, चार्ज बटे रकबा भी आ सकता है, चार्ज बटे तूल भी आ सकता है, चार्ज बटे हजम भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी बॉडी को ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोग सिग्मा के लिए बात करें, इसलिए हम लोग यहाँ पर ए ले रहे हैं। अगर आप तूल के साथ बात करोगे तो लैम्बडा आएगा, अगर आप हजम की बात करोगे तो आपके साथ रो आएगा। बहरहाल तो Q मसावी है आ जाएगा बच्चों सिग्मा इंटू ए, और Q1 जो है वो मसावी आ जाएगा सिग्मा इंटू A1। तो Q1 मसावी है सिग्मा A1 बच्चों। अच्छा, यहाँ पर सिग्मा 1 डाल देंगे हम लोग। ठीक है, तो सिग्मा 1 आ गया। तो सिग्मा 1 इंटू A1। A1 क्या है, रकबा किसका, पहले कुर्रे का रकबा। कुर्रे का रकबा होता है 4πR1 का स्क्वायर। ठीक है, 4πR1 का स्क्वायर। जैसा हम लोग Q1 निकाले वैसे हम Q2 भी निकाल सकते हैं। तो Q2 किसके मसावी आएगा भाई, सिग्मा 2 4πR2 का स्क्वायर, है ना। बस हम इनको दर्ज करेंगे यहाँ पर। तो K का तो K रहेगा और Q1 की जगह पे आएगा सिग्मा 1 4πR1 का स्क्वायर बटे R1, और यहाँ पर आएगा K का K सिग्मा 2 4πR2 का स्क्वायर बटे R2। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दीजिए। K कैंसिल हो सकता है, 4π कैंसिल हो सकता है, यहाँ से एक R1, यहाँ का एक R1 कैंसिल हो सकता है, यहाँ का एक R2 और यहाँ का एक R2 कैंसिल हो सकता है। और यहाँ पर क्या बचेगा, सिग्मा 1 R1 मसावी है सिग्मा 2 R2। हमको क्या चाहिए, सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2। तो आप सिग्मा 2 को उधर लेकर आइए, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 मसावी है, पहले से यहाँ पर क्या है बच्चों, R2 है। जब ये R1 को आप उधर भेजोगे तो ज़रब में है, उधर जाके आएगा ये बटे में। तो सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 मसावी होना चाहिए R2 बटे R1 के। और ये है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसके अंदर सही है। 12वें सवाल की तरफ आइए। इमालियत L का एक इमाला, सलाहियत C का एक मुकस्फा और मज़ाहिमत R का एक मुज़ाहिमा सिलसिलावार तौर पर एक मुतबादिल बरक़ी रो के मुनब्बे से जुड़े हैं, जिसका मुज़म्मिर फ़रक़ V है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। L, C और R के सिरों के बीच मुज़म्मिर फ़रक़ बिलतरतीब 40 वोल्ट, 10 वोल्ट और 40 वोल्ट है। LCR सर्किट से होकर गुज़रने वाले बरक़ी रो की वसत 10/2 एम्पियर है, तब सर्किट की मखाविमत होगी। ठीक है, देखने में बड़ा मुश्किल सा सवाल बट है बहुत आसान। यहाँ पर एक इंडक्टर है जिसको हम लोग इमालिया बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर जिसको हम ज़रफ़िया बोल के बोलते हैं, मुकस्सिफ़ा बोलते हैं, और यहाँ पर एक रेसिस्टर जिसको हम उर्दू में मज़ाहिम बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों को हम कनेक्ट करें किसके साथ भाई साहब, इन तीनों को हम कनेक्ट करें एक बैटरी के साथ। वो भी कैसी बैटरी है, ये AC सोर्स है ये। ठीक है, अगर हम लोग इस तरह की अलामत डालेंगे तो इसका मतलब ये बैटरी डीसी करंट देगी, और अगर हम इस तरह की अलामत डालेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये बैटरी अगर यहाँ का 40 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ का 10 वोल्ट है जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है, और यहाँ का 40 वोल्ट है बच्चों,
तो अब हम इसको सॉल्व कैसा करेंगे, हम आपको इम्पीडेंस यानी कि मखाविमत मालूम करना है। अगर आप ये सबक पढ़े होंगे, एसी सबक का नाम है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, मुतबादिल बरक़ी रो बोल के। तो ये इम्पीडेंस या मखाविमत मसावी होती है किसके भाई, ये मसावी होती है VRMS बाई IRMS, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर बोल के, है ना। तो कैसे मालूम करेंगे हम लोग VRMS, इसका हम फेज़ डायग्राम डालेंगे, ठीक है, फेज़र डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो फेज़र डायग्राम में हमें एक मिलेगा, कौन मिलेगा भाई साहब, यहाँ पर हम किसी का डाल सकते हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं रेसिस्टेंस का VR, और ऊपर के साइड में हम डाल देंगे किसका भाई साहब, इंडक्टर का, तो VL, और नीचे के साइड में हम लोग डाल देंगे भाई साहब किसका, कैपेसिटर का, VC, ठीक है। तो आपको देख के ही दिख रहा होगा क्या बोल के भाई साहब कि यहाँ पर तो 40 वोल्ट है, ये तो खुशी की बात है। यहाँ पर 40 वोल्ट है, नहीं सॉरी, हम लोग को यहाँ पर इंडक्टर का लेना चाहिए L, ठीक है, यहाँ पर आना चाहिए C। तो ऊपर है 10, नीचे है 40, ठीक है, 10 में से 40 अपोजिट में है ना, तो 10 में से 40 को निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा 30 और 40, इन दोनों का हमको निकालना पड़ेगा एडिशन, ठीक है। तो इस साइड अगर 40 है बच्चों, इस साइड अगर 40 है, ठीक है, और इस साइड अगर 30 है, तो ये बीच वाला हिस्सा कितना आएगा, बीच वाला हिस्सा कितना आएगा, फील करो आप लोग कि नीचे के साइड में 30 है, इस साइड में 40 है, तो आप जानते हो कि यहाँ पर जो आने वाली है डायगोनल साइड, ठीक है, इन दोनों का सम वो होता है बच्चों 50 के, है ना। ये हम लोग पैरेललोग्राम से निकाल सकते, तो ये 50 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बोलना ही चाह रहा हूँ मैं कि VRMS जो है बच्चों वो 50 के मसावी है, मगर आपका टारगेट VRMS मालूम करना नहीं है। VRMS तो 50 वोल्ट है, रख लो, आपको मालूम करना है IRMS। और IRMS कैसा निकालेंगे हम लोग, तो आपको ना उन्हें दिया हुआ है वसत बरक़ी रो बोल के, है ना, वसत बरक़ी रो की वसत, यानी कि उसको एवरेज करंट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। एवरेज को अगर आप √2 करोगे, ठीक है, ज़ाब्ता ही √2 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा IRMS का। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा, ऊपर है वसत बरक़ी रो 10√2 और बटे ज़ाब्ते का √2, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये मसावी आएगा 10 के, यानी कि 10 एम्पियर के हो। और आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, तो VRMS की वैल्यू है 50, इसकी वैल्यू है 10, तो आपका आंसर आएगा 5, आपका आंसर आएगा भाई साहब 5। ऑफकोर्स इम्पीडेंस या मखाविमत की यूनिट वही होगी जो मज़ाहिमत की रहती। बड़ा अच्छा सबक है और बड़ा आसान सा सवाल है ये। अगले सवाल पे आइए। अच्छा, इसका ऑप्शन C करेक्ट है, ठीक है। अगले 13वें सवाल को देखिए। एक दो खुतबी को एक बरक़ी मैदान में रखा गया है, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है, वो किस सिमत में हरकत करेगा। वो बोल रहे हैं हम लोग कि हमारे पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह की है, कहते हैं, ठीक है, ये इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसको ये तो नहीं बोल सकते कि ये हमवार बरक़ी मैदान है, नहीं, ये गैर हमवार है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन ज़्यादा होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन्स दूर दूर होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। तो यहाँ पर बरक़ी मैदान की हिद्दत कम है और यहाँ पर बरक़ी मैदान की हिद्दत ज़्यादा है, ठीक है। और हम लोग इसमें क्या रखे बच्चों, इसमें हम लोग रखे एक बरक़ी ज़ो खुतबिया, ठीक है। तो यहाँ पर है +Q और यहाँ पर है -Q। तो आपको देख के ही दिख रहा है कि +Q के ऊपर ज़्यादा क़ुव्वत लगने वाली है, ठीक है। क्यों, क्योंकि +Q हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में है, ज़्यादा जो बरक़ी मैदान की हिद्दत है ना उस जगह पे है, और -Q कम बरक़ी मैदान की हिद्दत पे है। और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड करती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है भाई साहब, प्लस को अपने डायरेक्शन में भगाने की कोशिश करती है और माइनस को अपने अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखा जाए तो उन्हें प्लस को ढकलना चाहिए और माइनस को इधर लाना चाहिए, मगर असर किसका ज़्यादा रहेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में है, ठीक है। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कोई प्लस बड़े Q चार्ज से निकलती है, ठीक है। इमेजिनरी चार्ज बना लो आप, तो ये +Q से ये +Q क्या होगा, दिफा होगा। इसका मतलब ये है कि छोटा Q कहाँ पर जाने वाला है, ये राइट साइड जाने वाला है, ठीक है, दाएं जाने वाला है। और दाएं जाने इसलिए देंगे क्योंकि इसको अपनी तवन्नाई बिलखौ को क्या करना है, कम करना है। जो जितना तवन्नाई को कम रखता है ना वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसका आंसर होगा दाएँ तरफ, क्योंकि इसकी तवन्नाई बिलखुआ उस साइड में क्या होती है बच्चों, घटती है। तो इसका ऑप्शन A करेक्ट है। थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत आसान बच्चों। 14वां सवाल देखिए। मंदरजा झैल बयानात A और B पर गौर कीजिए और सही जवाब चुनिए, ठीक है। तो पहला बयान A इस तरह का है, एक ज़ीनार डायोड, ठीक है, माकूस मेलान में जोड़ा जाता है जबकि वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी है PN जंक्शन का रोक मुज़म्मिर पोटेंशियल बैरियर 0.1 वोल्ट 0.1 वोल्ट से 0.3 वोल्ट के बीच होता है। भाई पहला तो एकदम सही है,
जीना डायोड को अपन इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग वोल्टेज को रेगुलेट कर सकें। अगर आपको मालूम है जीना डायोड का डायग्राम, तो यहाँ पर पोटेंशियल इस साइड में आता है करंट बच्चों, और इस साइड में आता है पोटेंशियल। और जीना डायोड में होता ये है कि जब आप रिवर्स बायस में किसी को कनेक्ट करते हो तो पहले करंट बढ़ेगा, फिर उसकी सैचुरेट वैल्यू आती और फिर ब्रेक डाउन आता, ठीक है। इस तरह के एक तोड़ आता है यहाँ पर। और इस जगह पे क्या होता रहता है, इस जगह पे करंट बढ़ते रहता, करंट नीचे की तरफ जा रहा मगर वोल्टेज आगे नहीं बढ़ रहा। तो अपन जीना डायोड को इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि वो एक वोल्टेज रेगुलेटर है, और जीना डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में लगाते हैं, यानी कि मार्कूस मेलान में लगाया जाता है। ऑप्शन पहला स्टेटमेंट, ए वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। बी वाला स्टेटमेंट ये है, पीएन जंक्शन का रोग ज़मीर 0.1 से 0.3 तक ही होता है। ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर यानी कि रोग मुज़म्मिर वो करीब 0.7 वोल्ट होता है। किसका भाई साहब? सिलिकॉन का। मगर इन्हें तो बोल रहा है कि 0.1 से 0.3 तक रहते बोल के, नहीं, सिलिकॉन का 0.7 भी होता है। तो ए सही है, बी गलत है। तो ए सही और बी गलत, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी इसके अंदर करेक्ट है। बड़ी तूल मास का और बड़े रोज़न वाला लेंस एक खिलाई दूरबीन में बीनाई के तौर पर सबसे बेहतर क्यों है? ठीक है, दूरबीन मतलब हम लोग जो दूर का देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना दूरबीन, उसी की बात चल रही है यहाँ पर। तो दूरबीन के अंदर बड़ा तूल वाला मास का हम और बड़े रोज़न वाली चीज़ कई को इस्तेमाल करते, ये सवाल है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन में लिखा हुआ है बड़ा रोज़न और दिखाई देने की हालत को बेहतर करने में मदद करता है, ठीक है। बड़ा रोज़न का मतलब ये है कि लार्ज अपर्चर बोले ऐसा, लार्ज अपर्चर, और बड़ा तूल मास का मतलब हाई लार्ज फोकल लेंथ बोले ऐसा। तो पहली बात तो एकदम सही है भाई, सही बात है कि जितना बड़ा रोज़न शबिया होगा उतना अच्छा दिखेगा हमको, ठीक है। बीनाई का बड़ा रकबा बेहतर नूर इकट्ठा करने की ताकत को यकीनी बनाता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी, एक बड़ा रोज़न बेहतर जुस तज्जिया मुहैया कराता है, ये भी सही बात है, लार्ज अपर्चर से हमको एकदम अच्छे से मालूम होता। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है मंदरजा सारे मुतबादिलात सही है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। 15 में ऑप्शन डी करेक्ट है। 3 के 3 स्टेटमेंट्स ऊपर के एकदम सही थे। वही रीज़न है कि हम लोग लार्ज अपर्चर और हाई फोकल लेंथ वाली चीज़ इस्तेमाल करते हैं इन केस ऑफ टेलीस्कोप। 16वां सवाल, एक पोटेंशियोमीटर सर्किट में बरक़ी हरकियाती क़ुव्वत 1.5 वोल्ट का एक सेल तार के 36 सेंटीमीटर लंबाई पर नुक़्ते तवाज़ुन देता है। एक दूसरा सेल को 2.5 वोल्ट बरक़ी हरकियाती क़ुव्वी के सेल से तब्दील किया जाता है, तब तार किस लंबाई पर तवाज़ुन होगा? तार की किस लंबाई पर नुक़्ते तवाज़ुन होगा? बड़ा सिंपल है यार। इन्हें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब हम लोग 1.5 वाला वोल्ट लगाए थे ना, उस वक्त बैलेंसिंग लेंथ यानी कि तवाज़ुन का तूल आया था हमको, वो नुक़्ता हमको मिला था 36 सेंटीमीटर पे। अब वो बोल रहा है कि जब मैं 2.5 वाला लगाऊंगा तो बोलो तवाज़ुन का लेंथ क्या आएगा? आपको याद होगा शायद, इसको L1 बोल देते हम लोग फर्स्ट वालों को, इसको E1 बोल देते, ये E2 है, और हमारा टारगेट क्या है बच्चों? L2 को मालूम करना। इतना सिंपल सवाल है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग E1/E2 मसावी है L1/L2। ये लॉन्ग आंसर में भी था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो E1/E2 यानी कि बच्चों 1.5/2.5 मसावी है L1 की कदर है 36 सेंटीमीटर, L2 हमको नहीं मालूम है, ठीक है। ये पॉइंट चला जाएगा, हमको L2 मालूम करना है। तो L2 जो है वो मसावी होगा 36 का, 36 रहेगा, ऊपर आएगा 25, नीचे आएगा 15। तो ये 5 या 15 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 पंजे 60। तो L2 मसावी आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर इसका सही जवाब है, जो है कि ऑप्शन डी। 17 सवाल देखिए, ज़मीन की सतह से फरार चाल, जिसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, ज़मीन की सतह से फरार चाल v है। ज़मीन से 4 गुना निस्फ़ ख़तर और मसावी कसाफत एक दूसरे सैयारे की सतह से फरार चाल क्या होगी? मतलब उन्हें बोला ज़मीन की अगर एस्केप वेलोसिटी, ज़मीन की अगर फरार चाल v है, तो उन्हें बोला कि एक ऐसा प्लैनेट है कहते जिसका रेडियस हमारे अर्थ के रेडियस से 4 गुना है, 4 गुना है अर्थ के रेडियस से।
4 टाइम्स ऑफ आर ही लिखा मैं, ठीक है। तो बच्चों हम आपको कैसा निकालेंगे हम लोग, पहले तो आपको फरार रफ्तार का या फरार चाल का ज़ाब्ता याद होना चाहिए, √2gm/r, इसको हम लोग डेराइव भी करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मगर हम आपको कमियत के बारे में कुछ भी नहीं दिया, उन्हें कसाफत के बारे में दिया और निस्फ खुतर के बारे में दिया, तो आप ये कमियत को हटा दो। जी तो खैर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो, ठीक है, तमाम जगहों पर मुस्तकिल रहने वाला है वो। एम को हम कैसे हटाएंगे, जैसा कि आप जानते हो कि कसाफत जो है वो मसावी होती है कमियत बटे हजम के, तो आप चाहो तो लिख सकते हैं कि कमियत मसावी है कसाफत ज़रब हजम, है ना। तो हम ये लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं उसको। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों √2 का 2, जी का जी, r का r, और इस m की जगह पे आ जाएगा ρ/v, है ना बच्चों। और उसके बाद हम उसको और भी थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं हम लोग, √2g/r, रो की जगह पे आ जाएगा बच्चों रो, और हजम की जगह पे आ जाएगा 4/3πr³। ये इसलिए क्योंकि ज़मीन जो है कुर्रवी शक्ल की है और कुर्रे का हजम 4/3πr³ के मुसावी होता है। तो यहाँ से एक आर और यहाँ से एक आर चला गया, मतलब आर की दूसरी बच गया, यानी कि आर की दूसरी को अगर मैं जज़र के बाहर निकालूंगा तो आर रहेगा, और अंदर कौन कौन रहेंगे, अंदर रहेगा 2g रो 4/3π। अगर आप गौर से देखोगे तो ये सब चीज़ें कांस्टेंट है, मुस्तकिल है, हमारे ज़मीन में भी और उस सैयारे में भी, जिसकी बात ये सवाल भी कर रहा है, क्योंकि सैयारे में कसाफत तो सेम ही है, जी तो हर एक के लिए मुस्तकिल होता है, 2, 4/3π, ये तो पूरे नंबर आए। इसका मतलब ये है कि रफ्तार जो है ना बच्चों वो रास्त मुतनासिब है किसके, निस्फ खुतर के। जितना निस्फ खुतर बढ़ेगा फरार चाल या एस्केप वेलोसिटी भी उतनी बढ़ेगी। वो सवाल में बोल रहा है कि निस्फ खुतर को हमने 4 गुना बढ़ा दिया है, अगर निस्फ खुतर 4 गुना बढ़ गया तो एस्केप वेलोसिटी भी 4 गुना बढ़ जाएगी। यानी कि इस सवाल का जवाब होना चाहिए, इस सवाल का जवाब होना चाहिए सी। सवाल नंबर 18 को देखिए, एक जिस्म n ताद्दुद से सादा हारमोनी हरकत कर रहा है, सादा मौसीकी हरकत भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, इसकी वज़ई तवन्नाई का ताद्दुद होगा। बच्चों आपको पता है कि जब कोई सादा मौसीकी हरकत करता है तो उसकी मसावत होती है a sin ω t, ठीक है, x मसावी है a sin ω t। और जब इसकी हम तवन्नाई को देखेंगे बच्चों तो हमको तवन्नाई सादा मौसीकी हरकत में मालूम होती है कि वो होती है हाफ के x की दूसरी, हाफ के x की दूसरी। तो अगर आप साइन का ग्राफ डालोगे बच्चों तो आपको साइन का ग्राफ इस तरह का आएगा, सिनोसाइडल कर्व, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना। डिटेल में एक्सप्लेनेशन होता है सादा मौसीकी हरकत के सबक में, ठीक है, एहतेजाज़ात बोल के एक सबक है पूरा इसके ऊपर, ठीक है। और अगर x² हो जाएगा बच्चों तो x² होगा तो साइन की माइनस वैल्यू भी प्लस हो जाएगी, क्योंकि x के ऊपर क्या है, स्क्वायर, यानी कि साइन के ऊपर क्या होगा, स्क्वायर, यानी कि माइनस भी प्लस हो जाएगा। तो प्लस तो प्लस है, जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी ऊपर आएगा, ऊपर वाला हिस्सा तो पहले से ऊपर है, नीचे वाला हिस्सा भी ऊपर आएगा। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पर एक मौज, यानी कि एक मौज इसको बोलते हैं ना, और यहाँ पर एक मौज यहीं पर ही है, ठीक है। तो एक ही वक्त में यहाँ पर, ठीक है, अगर आप टाइम पीरियड कुछ एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लो तो ये टी टाइम में खाली एक मौज बना रहा और वो उसी टी टाइम में 2 मौजें बना रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उस जो वज़ई तवन्नाई का जो ताद्दुद है बच्चों वो n नहीं होगा, वो n का दुगना होगा, यानी कि 2n होगा वो, ठीक है। तो अगर x का ताद्दुद n है तो वज़ई तवन्नाई या फिर टोटल एनर्जी जो बोलिए आप, उसका ताद्दुद जो है 2n होगा, क्योंकि जैसा कि आपको एक्सप्लेन करा मैं। इसका आंसर क्या है भाई, इसका आंसर है a, ठीक है, 2n। बड़ा सिंपल सवाल, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए प्लीज़। 19वां सवाल कुछ इस तरह का है, एक पेज पैमा स्क्रू गेज, ठीक है, से जब एक तार की खुतर की पैमाइश की जाती है तो मंदरजा झैल इक़दार देता है, ठीक है। क्या दिया वो, सदर पैमा की खदर, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेन स्केल रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो सदर पैमाने की खदर दिया है वो 0 मिलीमीटर बच्चों, और उसके बाद वो दिया है दायरी पैमाने की खदर, जिसको हम लोग सर्कुलर स्केल बोलते हैं, दायरी पैमाने की खदर, वो दिया है वो 42 हिस्से, ठीक है। और दिया गया है कि सदर पैमाने पर 1 मिलीमीटर दायरे पैमाने के 100 हिस्सों से मरबूत है, ठीक है। ऊपर दिए गए हक़ाइक़ के मुताबिक तार का खतूत क्या होगा, तार का खुतर क्या होगा। इतना सिंपल सवाल है, ठीक है, इतना सिंपल सवाल है। इसके लिए हमको लीस्ट काउंट मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो लीस्ट काउंट कैसे मालूम करते हैं बच्चों, आपको अगर आइडिया होगा तो 1 मेन स्केल डिवीज़न, यानी कि एक हिस्सा सदर पैमाने के ऊपर एक हिस्सा बटे सर्कुलर स्केल दायरी पैमाने के पूरे हिस्सों को लिया जाता है, ठीक है, टोटल सर्कुलर स्केल। जैसा कि बोल रहा है वो कि मेन स्केल पर, ठीक है, सदर पैमाने पर 1 मिलीमीटर है, ठीक है, एक हिस्सा तो 1 मिलीमीटर है,
और सर्कुलर स्केल दायरी पैमाने में टोटल कितने भाई, टोटल है 100 हिस्से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। टोटल रीडिंग का ज़ाब्ता आपको मालूम है बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको पूरे खुतर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा MSR प्लस CSR, ठीक है, प्लस CSR इंटू LC, ठीक है, ज़ाब्ता है। और ये ज़ाब्ता कैसा डेराइव करते हैं इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन है पहले सबक में, इकाइयाँ और पैमाइश के अंदर, ठीक है। तो MSR बच्चों वो तो 0 है, उसको तो छोड़ दीजिए। सर्कुलर स्केल 52 है बच्चों, और लीस्ट काउंट है बच्चों 0.01 मिलीमीटर। तो ये मसावी हो जाएगा 0.52 मिलीमीटर, ठीक है। तो जो लोग इसके अंदर ऑप्शन मारे होंगे डी, उनका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 0.52 मिलीमीटर में आपके ऑप्शन है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर और मिलीमीटर में क्या फ़र्क होता है कि सेंटीमीटर को अगर आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आपको करना पड़ेगा क्या, 10 से तकसीम करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.052 सेंटीमीटर, क्योंकि आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो। तो इसका ऑप्शन असल में सी करेक्ट है बच्चों, डी नहीं है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक्स सिमत में आगे बढ़ने वाली एक मुसत्ते बरखी मखनतीसी मौज के लिए मंदरजा झैल में से कौन सा इत्साल बिलतरतीब बरखी मैदान ई और मखनतीसी मैदान बी की सही सिमत बताता है? भाई साहब, एक बड़ी सिंपल सी बात है कि हमेशा याद रखिए कि बरखी मैदान और मखनतीसी मैदान एक दूसरे के उमूदी होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उमूद में होते हैं। और जब कोई दो लोग परपेंडिकुलर हो, दो सिमतिया मकदारें अगर एक दूसरे के साथ उमूद में हो, तो उमूदन हो, तो तब उनका स्केलार प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों, उनका स्केलार प्रोडक्ट 0 के मसावी आता है, जो हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं ना, है ना। तो ये 0 के मसावी आता है। तो आप 4 ऑप्शन चेक करो। पहले ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है -j + k, -j -k। अगर आप ज़रब दोगे बच्चों, डॉट करोगे, डॉट का मतलब होता है j.j इक्वल होता है 1 के, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, k.k भी 1 के इक्वल होता है, तो 1 - 1 0। मतलब पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन बी नहीं करेगा क्योंकि उसमें आएगा -1 और फिर आएगा -1, उसमें आएगा -2। ऑप्शन सी में आएगा 1 और 1, उसमें आएगा +2। ऑप्शन डी में भी आएगा +2। सिर्फ ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, E⁻.B⁻। ये आपको पता होगा शायद, I.I 1 के मसावी होता है, J, ठीक है, .J भी 1 के मसावी होता है, K.K भी 1 के मसावी होता है, और I.J 0 के मसावी होता है। तो डॉट प्रोडक्ट है भाई साहब, देखना चाहिए, बड़ा सिंपल सी चीज़ है ये, काम तवन्नाई और ताकत में आती है सब चीज़ें, ठीक है, बड़े आसान से चीज़ है। तो बहरहाल 20वें सवाल का ऑप्शन ए करेक्ट है। 21वें सवाल पर आइए। 21वां सवाल बड़ा ही सिंपल, देखिए, वोल्टेज V के मुतबादिल बरखी रो की मुनब्बिस से सलाहियत C का एक मकसफ़ा जुड़ा है, जबकि V मसावी है। बच्चों V की कदर दिया हुआ है, वो V मसावी है V0 sin ω t, ठीक है, V मसावी है V0 sin ω t। मकसफ़े की चादरों के बीच पैदा होने वाली नकल बरखी रो क्या होगी? नकल बरखी रो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो ये क्या हो गया हमको मालूम करना है, ठीक है। आपके पास V है, ज़रफ़ियत के बारे में बात कर रहा। C आप जानते होंगे शायद कि ज़रफ़ियत का फार्मूला होता है C मसावी है Q/V के, C मसावी है Q/V के। तो Q मसावी आ जाएगा बच्चों C × V, तो Q मसावी होगा C, V की कदर तो वो दिया हुआ है V0 sin ω t। बच्चों आपको Q मालूम करना नहीं है बरखी बार, आपको तो बरखी रो मालूम करना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट, नकल बरखी रो मालूम करना है। तो आप जानते होंगे शायद कि I जो है वो मसावी होता है dQ/dt के, मतलब इसको हम आपको तफर्रुख करना पड़ेगा। तो तफर्रुख आप करोगे तो C तो बाहर निकल जाएगा, V0 भी बाहर निकल जाएगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन आएगा बच्चों cos ω t, और साथ में क्या आएगा बच्चों ओमेगा। तो इसका आंसर आएगा C ओमेगा V0 cos ω t। तो सिंपल डिफ्रेंसिएशन करके आंसर लाना था, और इसका आंसर कौन सा सही है? इसका आंसर है कॉस के साथ ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है, C V0 ओमेगा cos ω t, यस, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 22वें सवाल को देखिए। खुतबी सालिमात वो सालिमात है जो कि, खुतबी सालिमात जिसको हम लोग इंग्लिश में पोलार मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो खुतबी सालिमात क्या है? ऑप्शन ए में लिखे हुआ है, सिर्फ बरखी मैदान की मौजूदगी में बरखी बार के हटाव की वजह से दो खुतबी म्यारे असर हासिल करते हैं। नहीं, इनके पास हमेशा से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 तो गलत है। ऑप्शन बी है, सिर्फ जब
मखनतीसी मैदान की गैर मौजूदगी में ख़ुद भी मैर असर हासिल करते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं, हमेशा रहता, बोला ना मैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। एक पायदार जो बरक़ी मैर असर रखते हैं, हमेशा पायदार रहता है। ऑप्शन डी में तो ज़ीरो बोल के वो भी नहीं है। तो ये 22वें सवाल का जवाब है बच्चों सी। पोलार मॉलिक्यूल्स के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 23 वाला। 23वां सवाल देखिए, 600 नैनोमीटर वाले एक रंगी नूरी मुनब्बे से फ़ी सेकेंड इखराज पजीर होने वाले फोटोनों की औसत तादाद क्या होगी, जबकि मुनब्बे 3.3 ज़रब 10 की क़ुव्वत -3 वाट की ताकत पर इखराज करता है और हिच की कदर आपको दी गई है। बच्चों बड़ा सिंपल सवाल है, आपको पता होगा शायद कि एनर्जी से हम लोग निकाल सकते हैं E=hc/λ, बट ये तो एक ही फोटोन की एनर्जी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, n लगाना पड़ेगा। बट वो आपको बोल रहा है फ़ी सेकेंड, है ना, फ़ी सेकेंड इखराज पजीर होने वाले फोटोनों की औसत तादाद। तो हमको फ़ी सेकेंड मतलब n/t होना, तो आपको यहाँ पर अगर आप t लगाओगे तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, t लगाना पड़ेगा। बच्चों एनर्जी बाई टाइम या वर्क बाई टाइम पावर के मसावी होता है, तो पावर मसावी हो गया n/t hc/λ। आपको n/t चाहिए, है ना, औसत फोटोनों की तादाद चाहिए फ़ी सेकेंड, तो n/t चाहिए, उसको उधर भेज दीजिए। तो ये आ जाएगा p(λ/hc) मसावी है n/t, बराबर ना जी बच्चों। p की कदर वो दिया है, पावर की कदर कुछ मेरे हिसाब से वो 3.3 कुछ है, हाँ जी, 3.3 ज़रब 10 की क़ुव्वत -3। लैम्बडा की कदर 600 दिया है नैनोमीटर में, तो नैनो में दिया है तो आपको 10⁻⁻9 लिखना पड़ेगा 600 के बाजू में। h की कदर दिया है 6.6 × 10⁻⁻34 और c की कदर आप जानते हो 3 × 10⁸ होती है बच्चों। ये है औसत फोटोनों की कदर फ़ी सेकेंड, फ़ी सेकेंड में औसत फोटोनों की कदर। अब इसको आपको सॉल्व करना है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3.3 एकन 3.3 दोनी, ठीक है, कर सकते हैं ऐसे 3 एकन 3 दोनी, ठीक है, तो फिर ये दो कैंसिल हो गया। अब खाली पावर्स बचे हुए बच्चों, तो यहाँ पर है -3, ठीक है, और यहाँ पर है -9, तो वो हो जाएंगे -12 और ये 2 जमा में आएंगे, ठीक है, -12 ये 2 मतलब -10 बचेंगे ऊपर, ठीक है, -10 और नीचे 34 में से हमको 8 निकालना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 26, है ना बच्चों, 10⁻⁻26। ये जब ऊपर जाएगा तो ये +26 होगा, ठीक है, तो -10 + 26 मतलब +16 बोला ऐसा। तो n/t जो है बच्चों वो मसावी आ रहा है 10⁻16 के। तो 10⁻16 वाला ऑप्शन कौन सा है भाई, 10⁻16 वाला ऑप्शन है बी। तो 23 का जवाब बी बच्चों सही है। 24वां सवाल बड़ा आसान है, ज़रा देखिए। एक n किस्म नीम मौसिल में इलेक्ट्रॉनों का इर्तिकास p किस्म नीम मौसिल में सुराखों के इर्तिकास के मसावी है, मतलब जितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर उतने होल्स है, बोले ऐसा। किसके अंदर, n साइड के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स है, p साइड के अंदर उतने होल्स है। एक बैरूनी मैदान इन दोनों पर लगाया जाता है, दोनों पर ही बैरूनी मैदान लगाए हम लोग। इनमें पैदा होने वाली बरक़ी रो का मवाजना कीजिए और मुतबादिलात में से सही जवाब चुनिए, ठीक है। पी किस्म नीम मौसिल में बरक़ी रो ज़्यादा होगी, एन किस्म नीम मौसिल में बरक़ी रो कम होगी। देखिए ऑप्शन ए और डी में, ऑप्शन में कैसा है मालूम, किसके पास बरक़ी रो ज़्यादा आएगी, करंट के अंदर एन साइड के अंदर करंट ज़्यादा होगा, ठीक है, किससे, पी साइड, पी के करंट से। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एन के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं होल्स से। असल में होल्स क्या है बच्चों, होल्स बरक़ी बार है, आयन से हो, ठीक है। अगर आप सोडियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा भागने के लिए, और सोडियम अब जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो Na+ हो जाएगा। मगर गौर से देखोगे तो उस Na+ के अंदर 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये बड़ा हेवी चीज़ है, तो मोबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। मतलब तेज़ कौन भागता है, इलेक्ट्रॉन भागता है। जब इलेक्ट्रॉन तेज़ भागेगा तो n किस्म नीम मौसिल के अंदर करंट ज़्यादा आएगा। तो ऑप्शन बी देखिए, n किस्म नीम मौसिल में बरक़ी रो ज़्यादा की अलामत है, उसके पास ज़्यादा होगी p किस्म नीम मौसिल में बरक़ी रो से। तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। n के अंदर ज़्यादा करंट आएगा क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं, वो तेज़ी से भाग सकते हैं। अगला सवाल देखिए। एक स्प्रिंग 10 न्यूटन की क़ुव्वत से 5 सेंटीमीटर तक खींचा गया है। जब इस से 2 किलो की एक कमियत को लटकाया जाता है तो एहतजाज़ का दौर क्या होगा। बड़ा ही सिंपल है बच्चों, एक स्प्रिंग है, ठीक है, उस स्प्रिंग के साथ अपन लोग एक 2 किलो का वज़न लटकाया करते, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, 2 किलो का वज़न लटकाए और एक स्प्रिंग 10 न्यूटन की क़ुव्वत से 5 मीटर तक
खींचता है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर क़ुव्वत की कदर कितनी हो बच्चों, 10 न्यूटन हो, तो वो x कितना खींचा जाएगा, वो 5 सेंटीमीटर खींचा जाएगा। इसके हिसाब से हम के मालूम कर सकते हैं। के हम क्यों मालूम करें, पहले वो भी तो सुन लो। क्योंकि इसके अंदर वक्त दौरान का ज़ाब्ता होता है, टी मसावी है 2π√m/k बोल के बच्चों, ठीक है, m/k। बड़ा इंपॉर्टेंट ज़ाब्ता है, इसको हम अख्ज़ भी करते हैं एहतिज़ाज़ात के सबक में, ठीक है। तो हम पहले के मालूम कर लेंगे, क्योंकि कमियत तो 2 किलो है, वो तो मालूम है। तो के कैसे मालूम करेंगे, आपको पता होगा शायद, F मसावी है kx। स्प्रिंग के अंदर जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी फोर्स आएगी, जितना दूर खींचोगे आप स्प्रिंग को उतना ज़्यादा उसके अंदर क़ुव्वत बढ़ते जाएगी। तो क़ुव्वत दिए रखा है 10, के हमको मालूम करना है बच्चों x। देखो अगर ये न्यूटन में है तो ये भी SI यूनिट में रहना चाहिए, ठीक है। न्यूटन SI यूनिट है ना क़ुव्वत की, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो फासला है वो भी मीटर्स में होना चाहिए। तो मीटर्स में होना चाहिए बोलते आपको 5×10⁻² लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप सेंटी को हटा रहे हो, ठीक है। जब भी आप सेंटी को हटाओगे तो आप क्या लिखोगे, 10⁻²। के मालूम करना है तो अब ये 5 एकन बोलोगे, ये 5 दूनी बोलोगे। जब ये 10⁻² इधर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा, यानी कि 2×10⁻² मसावी है के। इसका मतलब ये है कि के की कदर है बच्चों 200, क्योंकि 10⁻² वो तो 100 ना, 100×2 200। तो टी मसावी क्या आएगा, टी मसावी आएगा 2π√m की कदर पे 2, यहाँ पर आ जाएगा 200। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 कैंसिल, ऊपर है 2, पाई की कदर होती है 3.14। और बच्चों आपको मालूम होगा शायद, यहाँ पर अंदर बचा, ऊपर तो 1 है, 1 को तो छोड़ दो आप, 1 का जज़र तो 1 ही आएगा। नीचे क्या है 100, 2 0 है ना 100, तो 100 का जज़र क्या आता है बच्चों 10, 100 का जज़र क्या आता है 10। आप इसको ज़रब दोगे तो आपको आएगा 6.28/10। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 0.628, ठीक है, 0.628 आपको आएगा। और इसके अंदर वो ऑप्शन है बच्चों सी, 0.628 सेकेंड्स। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अभी तक हम लोग 25 सवालों के जवाब बता दिए। कोशिश कर रहे हैं हम लोग के डिटेल सोल्यूशन देना बोल के, बट टाइम क्योंकि ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट में एक्सप्लेन करना पड़ रहा, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट्स में डाउट पूछिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, ये सॉल्यूशंस बता के मुझे ये समझाना है कि आप जो बोर्ड एग्ज़ाम का पढ़ते हो वो बिल्कुल अलग है नीट के एग्ज़ाम से। आप देखो ना ये सवालात के जवाब क्या आपको करने आते ही है, ठीक है। अगर आते हैं तो आप ठीक हो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप सही पढ़ रहे हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपका ट्रैक थोड़ा सा ढीला है बोले ऐसा, ठीक है। तो आपको गौर करना है इसके ऊपर। और बाकी के जो 30 सवालात है जिनके जवाब मुझे देने हैं, मैं इंशाल्लाह उसको आज या कल अपलोड करूँगा। तो फ़ोन का प्रॉब्लम चल रहा है, मुश्किल हो रही है रिकॉर्डिंग करने में और अपलोड करने में, तो अगर देर हो जाए तो माज़रत, मगर जल्दी से जल्दी इंशाल्लाह कोशिश है हमारी कि हम लोग जो है बाकी के 30 क्वेश्चन भी अपलोड कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।